आप इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। आपको बताते चल रहा हूँ कब किसको क्या लगाना। वीएम क्लॉकवाइज रूल, जैसे मैं बहुत सारे रूल्स बताऊंगा, आपको वहां वीएम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जो बच्चे जान रहे हैं मेरे को, जो बच्चे पढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है। वो तो बोलते हैं अक्सर, जब कुछ नहीं बनता तो हम वीएम क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं। हेलो बच्चों, चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमने बताया था आपको कि हम सी सेट का जो रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट है उसको हम धीरे 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 करके आपको कवर करके चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो हमने आपको मैथ का एक बेसिक नॉलेज दिया था और मैथ का हम स्टार्ट कर देंगे। आज हमने आपके सामने देखिए हम क्या ला रखे हैं। आपको आज रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट कवर करने वाले। रीजनिंग का बेटा इम्पोर्टेंस है, मैथ और रीजनिंग इन दोनों का ही भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, कंप्रिहेंशन का भी इम्पोर्टेंस है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो सी सेट में है उसका कंप्रिहेंशन वाला पार्ट और रीजनिंग वाले पार्ट के भरोसे जाना चाहते हैं एग्जाम में। तो आपको बता दूं, तुम्हारे बहुत सारे बच्चों ने यही काम पहले भी लास्ट ईयर भी कर चुके हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां हुई कि उनका पेपर 1 तो निकल गया, लेकिन पेपर 2 में चीज़ें गड़बड़ हो गई, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को फेस करते हैं, भले ही वो अलग अलग फील्ड के बच्चे हैं, चाहे भले ही मैथ के ही बच्चे हों, चाहे बायो वाले बच्चे हों, जो और चीज़ें जो कर रखे हैं। तो आपको बता दूं, आपको बेटा डेली एक 1 1 आवर तो देना ही पड़ेगा। डेली 1 1 घंटे जब तक आप नहीं दोगे सी सेट के लिए, फिर वही चीज़ें प्रॉब्लम आप लास्ट ईयर के जैसे फेस करोगे, प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए आपको मेरा एक ही सजेशन है, आप डेली 1 1 आवर दीजिए। इतना ज़्यादा मुश्किल इसका मैथ वाला पार्ट भी नहीं है, ना ही रीजनिंग इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। इससे पहले कुछ साल पहले काम बन जाता था बच्चों का, क्योंकि अभी दरअसल बात लेवल जो है यूपीएससी धीरे 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 धीरे, दरअसल बात सीसैट का जो लेवल है वो बढ़ाते जा रही है। अब लेवल बढ़ रहा है तो आपको चीजें समझ करके चीजों को अच्छे तरीके में, अच्छे वे में करना पड़ेगा, तब काम बनने वाला है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से इसको कवर करिए, जिससे आप बहुत आसानी से प्रॉपर जो है सी सेट का जो पेपर है उसको आप क्वालिफाई कर पाएं। और ज़्यादा बेटा कॉन्फिडेंस में मत रहिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर जब हैंडल करेंगे तभी काम बन पाएगा। चलिए आज हम रीजनिंग शुरू करते हैं। रीजनिंग में एक सबसे छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है डाइस सिस्टम। बहुत ऐसा नहीं हर साल ही क्वेश्चन इस पर बहुत सारे बनते बेटा, कभी कभी नहीं आता है और जनरली आते रहता है, कभी कभी नहीं भी आता है। रीजनिंग के और किसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आपको अब ये आइडिया नहीं कोई इंश्योर कर सकता है कि कहाँ से आएगा, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि रीजनिंग भी अच्छे से करके जाओ, हो जाएगा। मेरा एक ही टारगेट है, रीजनिंग भी आप अच्छे से करके जाओ। और मैथ तो हम आपको एकदम बिल्कुल श्योर कर रहे हैं बेटा, बहुत इजी है। मैथ बहुत ही आसान है, बस एक बार बेसिक समझ आपको जैसे हो जाएगी और मैथ आपके लिए बेटा बहुत इजी हो जाने वाला है। हम और मैथ को इजी बना कर रहेंगे, आप बस खाली लगे रहिए और आराम से बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और डेली आप नोटिफिकेशन देखते रहना। जो जो भी वीडियोज आएंगे अब आगे चल के, मैथ के जो भी कंटिन्यू वीडियो आएंगे, आपको उसको डेली का डेली जितना आते जाएगा आपको उसे करते जाना। ओके, बिल्कुल बने रहना चैनल पे। ओके, आ जाओ भाई, समझते हैं, बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम अगर आपको डाइस सिस्टम की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है डाइस। अगर मैं हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करूं, डाइस सिस्टम में आप सभी जानते हैं डाइस सिस्टम, डाइस को क्या बोला जाता है बेटा, पासा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पासा। ओके, अगर मैं किसी एक पासे की बात करूं तो जो पासा होता है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो आप जानते हैं एक क्यूब होता है। क्या होता है बेटा, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। क्या है, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। अब आप जानते हो, अगर देखोगे बेटा पासा अगर देखोगे तो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, और भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ सकते हैं। अगर आप इसे देखोगे तो
अगर बताऊं तो यहाँ पर अगर आप एक जनरल नॉर्मल पासा देखोगे जिससे आपने बचपन में खेला भी होगा, तो कहीं पर जैसे मान लीजिए यहाँ 2 डॉट होते हैं तो कहीं पर 1 डॉट है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ही 5 डॉट्स आपके पास हैं, ऐसे इधर साइड मान लीजिए आपके पास 3 डॉट्स है। ऐसे डॉट्स का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, ऐसे बाहरी फेस लेयर पे, एक इनर फेस लेयर पर आपको ऐसे डॉट्स नजर आते हैं। सवाल पूछा जाता है, बड़ा सिंपल सिंपल सवाल होता है, जैसे 3 के अपोजिट कौन है, तो आप देख रहे होंगे 3 के अपोजिट कौन नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। सिमिलरली 5 के अपोजिट कौन है, तो आपको क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। तो ये जो अपोजिट वाला, अब कहो सर जब ऐसा देगा तो बहुत इजी हम देख लेंगे, नहीं, अगर ऐसा ही अगर आपको दे देगा बेटा तो फिर क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं रहा। ओके, ऐसा नहीं देता। कैसा स्ट्रक्चर, एग्जामिनर कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, अगर मैं आपको जानकारी दूं तो एग्जामिनर जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे। अब आपको 3 लेयर नजर आएंगे, एक लेयर ए, एक लेयर ए, एक लेयर ए। इन 3 फेसिंग लेयर से जो सामने आपको 3 लेयर दिख रही, इन्हीं 3 लेयर के बिहाफ पे एक दो स्ट्रक्चर और देख करके आपसे पूछ लेगा इसके अपोजिट, इस नंबर के बेटा बहुत सारी जगह यहाँ तो कोई नंबर लिखा होता है या कोई सिंबल लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो आप टेंशन नहीं लेना। ओके, आपको जो रूल्स बताए जाएंगे आप उसे फॉलो करना, आपका काम बन जाएगा। ऐसे कुछ सिंबल कभी बना देता, कभी कोई नंबर लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, कभी कभी ABCD लिख दिया जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज को कि किसके अपोजिट कौन होगा, इस चीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पासे को समझना पड़ेगा। चलिए आइए सीखते हैं पासे के बारे में, कुछ बातें और सीखा जाए। चलिए आपको मैं बता दूं, जो पासा है ये 2 प्रकार का होता है। क्या, ये 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है बेटा, एक स्टैंडर्ड पासा होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड पासा होता है। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड पासा होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड पासा होता है। जो स्टैंडर्ड पासे होते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, डाइस इन विच सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। मतलब ऐसे डाइस जिनके, या फिर ऐसा पासा जिनके 2 अपोजिट, ओके, विपरीत साइड के, जो विपरीत जो साइड है उनके नंबर का अगर सम अगर 7 आता है, 7 आता है, तो वो स्टैंडर्ड डाइस के अंदर रखे जाते हैं। क्या ये आपको बात क्लियर है? स्टैंडर्ड डाइस क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड डाइस ये है जब किसी डाइस में, किसी पासे के अंदर जो अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिंग लेयर हैं, उनके नंबर का जो सम है यदि 7 आता है तो वो किसके अंदर आते हैं, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर आते हैं। क्या है आपको ये बात समझ आ? इसी प्रकार एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस अगर इसको छोड़ दिया जाए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड डाइस। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। डाइस विच डज नॉट फॉलो पोजीशन नंबर of is like standard dice is called non standard dice। नॉन स्टैंडर्ड डाइस उन्हें कहा जाता है जो किसी रेगुलर रूल को फॉलो नहीं करते हो बच्चों, उन्हें नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। मतलब आपको समझ में आया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस उसे है जो, जैसे स्टैंडर्ड डाइस एक रेगुलर रूल फॉलो करता है कि अपोजिंग फेस लेयर का सम जो है वो क्या आता, 7 के बराबर आता है। ऐसी कोई रूल्स को, एक स्टैंडर्ड रूल को जब फॉलो नहीं करता है कोई, तो उसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। अब यदि मैं डाइस सिस्टम की बात करूं तो इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं। टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या आता है बेटा कि टू सॉल्व डाइस बाय रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन में डाइस सिस्टम के क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपको बता दूं, आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा बेटा, हैंडल करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है, तो आपको बेटा कुछ रूल्स, क्या है, कुछ रूल्स जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके,
दरअसल बट डाइस के वैसे अगर मैं बताऊं तो जो रूल्स हैं, अगर मैं रूल्स की बात करूं तो रूल नंबर 1 होता है, ऐसे रूल नंबर 2 है। ओके, इन द सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, आपको जो बताया जाएगा, आपको रूल नंबर कौन सा कब लगाना है ये भी आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से रूल नंबर 3 होता है, सिमिलरली ऐसे रूल नंबर 4 होता है, ऐसे ही रूल नंबर 5 होता है। अगर मैं रूल नंबर 5 की बात करूं तो रूल नंबर 1 2 3 4 5। एक बच्चा उधर से बोला कि सर इतने ही रूल हैं तो कितने याद करेंगे, रुक जाओ, मैं आपको कुछ और भी तरीके बताऊंगा कि सारे रूल खत्म हो जाएंगे, बिना रूल्स के काम बन जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड बातें आपको बताने से भी आप काम बना सकते हो, ठीक है। कुछ हम इसके अंदर रहने वाले रूल्स और कुछ अनदर टिप्स एंड ट्रिक्स के इस्तेमाल से हम क्वेश्चन को और इजी करेंगे और रूल्स को बेटा कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम रूल हम इस यहाँ पे खत्म कर देंगे। डन, चलिए आ जाइए सीखते हैं। देखो, सबसे पहला है ट्रिक नंबर 1, या फिर आप बोल सकते हो ये क्या है बेटा, रूल नंबर 1। अंडरस्टैंड? रूल नंबर 1 की मैं चर्चा करूं आप सभी से बच्चों, तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि यदि अगर आपको डाइस सिस्टम गिवन है, तो अगर जो गिवन पासा है 2 डाइस, अगर जो गिवन है 2 डाइस के अंदर या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, आपको कंपेयर 2 डाइस में करना है, तो उसके 2 अपोजिट फेस ऑफ डाइस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। अब बच्चा बोला कि सर ए एडजेसेंट क्या है, क्या हमने बोला दो इन द डाइस 2 अपोजिट फेसेस, मतलब जो गिवन पासे हैं उनके अंदर 2 अपोजिट फेसेस कभी भी एडजेसेंट में नहीं आ सकते। अब बच्चा बोला सर एडजेसेंट क्या चीज है, तो मैं बच्चे को बता दूं, एडजेसेंट सिस्टम हम इसके लिए डिसाइड कर रहे हैं। जरा देखिए, अगर ए सॉरी अगर ए बना कर तो देगा नहीं आपको, तो मैं भी वही चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो, आपको डाइस बनाना कैसे है, ऐसे बड़ी सिंपल तरीके हैं बेटा, एक हेक्सागन बनाओ और ऐसे बना दो। डन, सिमिलर तरीके हैं, आप एक हेक्सागन बनाओ, एक ऐसे और ऐसे एंड ए और ए, आपके सामने डाइस तैयार हो जाएगी। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो देख बेटा, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है, मान लीजिए 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन है, तो ए वाली जो फेसेस हैं बेटा, ए दोनों, ए वाली फेसेस और ए वाली फेसेस, ये एक दूसरे के एडजेसेंट फेस है। कौन सी फेस है बच्चों, एडजेसेंट फेस है, मतलब पड़ोसी फेस है। अगर ये एडजेसेंट फेस है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 1 जो है 3 के एडजेसेंट में है, एंड 2 जो है 3 के एडजेसेंट में है, एंड 1 2 के एडजेसेंट में है। आपको एडजेसेंट फेसेस ऐसे लिखने आना चाहिए। इसका मतलब है कि दिस डाइस 1 कभी भी 3 के अपोजिट नहीं आ सकता, या 3 कभी 1 के अपोजिट नहीं आ सकता। अगला वर्ड, इन दिस डाइस 2 कभी 3 के अपोजिट नहीं आ सकता, या 3 कभी 2 के अपोजिट नहीं आ सकता। सिमिलरली 1 कभी 2 के अपोजिट नहीं आ सकता, या 2 कभी 1 के अपोजिट नहीं आ सकता। आपको ये बात सीखना पड़ेगा, और यही है एडजेसेंट रूल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एडजेसेंट रूल, निकटतम का नियम। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा, निकटतम का नियम। आप चाहें तो ये बात भी यहां लिख सकते हैं कि हमने ये रूल नंबर 1 का नाम क्या है, एडजेसेंट रूल, निकटतम का नियम। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। एग्जांपल क्या लिया हमने, आप देखिए, गिवन बिलो द फिगर देयर आर डिफरेंट पोजीशन ऑफ 2 डाइस। सो आपको 2 डाइस दिए हुए हैं चित्र में। ओके, आपको क्या बताना, विच वे नंबर विल अपीयर ऑन फेस अपोजिट टू नंबर 4।
4 नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर अपीयर होगा, ये आपको बताना है। तो अब लगाओ आप बेटा एडजेसेंट रूल। ओके, एडजेसेंट रूल आप लगा सकते हो, जिसे निकटतम का नियम बोलते हैं। क्या मैं इस जो दिया हुआ डाइस है, जो दिया हुआ आपको सिस्टम है, क्या आप एक शब्द बोल सकते? इस डाइस के लिए 4 कभी 2 के अपोजिट नहीं आ सकता, एंड जो 4 है वो 6 के अपोजिट तो नहीं आएगा, क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछा गया, 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 कभी भी 2 के अपोजिट नहीं आ सकता और 6 के अपोजिट नहीं आ सकता। इस डाइस से हमें क्या पता चल रहा है कि 4 कभी 3 के अपोजिट नहीं आ सकता और 4 कभी 5 के अपोजिट नहीं आ सकता, क्योंकि ये एडजेसेंट है। अब ये बात पता चल गई कि ना ही 3 आ सकता ना ही 5 आ सकता है, तो भाई 2, 3 और बेटा 4 के अपोजिट तो है, और 6 एंड 5, इसका मतलब बच कौन सा नंबर रहा है, 1, इसका मतलब 4 किसके अपोजिट है बेटा, 1 के अपोजिट है। क्या ये बात बोल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो यार, ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत आसान तरीके से हम इसे डील कर सकते हैं, बस आपको डीलिंग करने आना चाहिए। जैसे एक सवाल मैं आपको और भी देता हूं, चलिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरा देखना, इस रूल से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देखो। ये देखिए, आपको क्वेश्चन मैंने दिया है, पूछा है बेटा कि 2 के अपोजिट कौन होगा, क्या 2 के अपोजिट कौन होगा, आपको ये बताना। तो बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है, अगर आप सीखना चाहो तो इस डाइस को देखो और बताओ। 2 एडजेसेंट, ये 2 है, मतलब 2 कभी 3 के अपोजिट नहीं आ सकता और 4 के अपोजिट तो नहीं आ सकता। 2 के अपोजिट ना ही 3 आ सकता ना ही 4 आ सकता। इस डाइस से देख बेटा, 2 के अपोजिट कभी 5 नहीं आ सकता क्योंकि एडजेसेंट में है, और इस 2 के अपोजिट कभी 6 नहीं आ सकता क्योंकि एडजेसेंट में है। इसका मतलब है 2 के अपोजिट में कौन होगा, 1 होगा। ओके, आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, ये मत सोचना कि सर उसमें भी 1 आ रहा था उसमें, यार ये अरेंजमेंट है, वो सेम डाइस नहीं है, अरेंजमेंट है, आपको दिया गया, आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या आप कर लेंगे? ये हमने आपको एक रूल बताया कि अब देख लो बेटा, यही प्रोसेस आपको लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना। डन। अब एक बच्चा तुरंत बोला कि सर ये जो एडजेसेंट का रूल है, अपोजिट फेसेस का रूल है, कब लगाएंगे? एक कॉमन हो बाकी सारी अनकॉमन हो, तो हम आसानी से एडजेसेंट रूल लगा करके अपोजिट फेसेस बता सकते हैं। सवाल जब अपोजिट फेसेस का हो और हर डाइस में एक एक कॉमन हो बाकी अलग हो, तो आप बता सकते हो अपोजिट फेस। अंडरस्टैंड? आपको बेटा क्लियर बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन किसके हिसाब से लगाना। क्या मैं चल जाऊं आगे? आ जाओ, ये है आपके सामने बेटा रूल नंबर 2। इफ टू different position of dice are shown in figure, okay, and there are two common faces, ये important है, there are two common faces that appear in same position, okay, then other remaining faces will be opposite to each other। मतलब यदि कोई, आपको इसका मतलब बहुत आसान भाषा में समझाऊं, यदि कोई डाइस गिवन हो और उसमें दो गिवन स्ट्रक्चर में 2 नंबर सिमिलर आता हो, क्या इन अ गिवन डाइस 2 नंबर्स आर सिमिलर, 2 नंबर जो 2 नंबर हैं एडजेसेंट में यदि सिमिलर हैं,
तो अगला थर्ड नंबर दोनों गिवन स्ट्रक्चर का एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे देख बेटा 5 और 3 इसमें भी कॉमन है, 5 और 3 इसमें भी कॉमन। मतलब गिवन स्ट्रक्चर में जब दो कॉमन आपको मिल जाए क्या नंबर, तो जो थर्ड नंबर होगा इन दीज टू डायग्राम एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब 2 4 के अपोजिट होगा या 4 2 के अपोजिट होगा। आप इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। तो हम आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते चल रहे हैं, आपको बताते चल रहा हूं कब किसको क्या लगाना। आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला है ट्रिक नंबर 3, क्या बताता है, बताता यदि इफ टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस, ओके, सो ओनली वन फेस हैज सेम। जो गिवन हो उसमें केवल एक फेस सेम हो, तो पोजीशन एंड सेम नंबर, ओके, जो पोजीशन है सेम नंबर, देन ईच ऑफ रिमेनिंग फेस इज अपोजिट or to the remaining face of other dice। ओके डन। जैसे आपको इधर देखो बेटा 2 डाइस गिवन है, इसमें एक कॉमन है। क्या है, एक आपके सामने क्या है बेटा, कॉमन है। लेकिन बेटा हमने जो पहला रूल बताया उस कॉमन का अपोजिट कौन होगा वो पूछा गया था, तो आप फर्स्ट रूल लगाएंगे। अब की बार आपको कॉमन का अपोजिट कौन होगा नहीं बताया जा रहा। अगर मैं ये सवाल पूछता, सवाल क्या है जरा पढ़ो, हियर गिवन अ फिगर बोथ पोजीशन एंड नंबर इज कॉमन 3। इसमें क्या है, एक 3 है। आपसे पूछ रहा है बेटा 4 के अपोजिट क्या होगा या 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। जब इस प्रकार के आपको सवाल मिल जाए फिर क्या करोगे आप, इसके अपोजिट नहीं पूछा। अगर 3 के अपोजिट मुझे बताना होता तो हम एक ही बार बताते कि 3 के अपोजिट 5 और 4 नहीं आ सकते, और इसको देख करके मैं बताता 6 और 2 नहीं आ सकते। इसका मतलब 3 के अपोजिट कौन आ सकता है, ये तो नहीं आ सकते। मतलब 3 के अपोजिट कौन आएगा बच्चों, 1 आएगा। ये तो अपोजिट, मैं 3 वाले का अपोजिट बता सकता हूं। अभी हमने आपसे ये नहीं पूछा। कॉमन वाले का अपोजिट 1 इन अ डाइस, बेटा कोई गिवन दिए हुए पासे में कभी भी एक ही कॉमन वर्ड है और उसके अपोजिट पूछ रहा है, तो आप रूल नंबर 1 से एडजेसेंट के रूल से लगा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक ही कॉमन है और आपसे पूछ रहा है तो फिर आपको बेटा सोचना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं क्या, यदि ऐसा सिचुएशन है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, 2 इज 4 के अपोजिट होगा और 6 इज 5 के अपोजिट होगा। जो 6 होगा वो 5 के अपोजिट होगा, 6 5 के अपोजिट होगा, और 2 और किसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट होगा। बच्चे कंफ्यूज्ड, पूरा कंफ्यूज्ड, इस बात को लेकर पूरा कंफ्यूजन। भाई इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, आ जाओ। इससे यार सॉल्व करने पे कंफ्यूजन आएगा। देखो मेरे पास एक और जुगाड़ है, किसी से क्या बोला जाता है, जुगाड़। आपको मैं बताता हूं, बहुत इजी भी। यदि ऐसी घटना है, ऐसा सिचुएशन है कि मान लीजिए आपको एक कॉमन नंबर गिवन है और बाकी जो है पूछा जा रहा है 5 के अपोजिट कौन होगा, 4 के अपोजिट कौन होगा। क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए यहां पर तो सेम साइड सेम चीजें पोजीशन है, रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं जो रूल बताऊंगा खाली आपको चेक करना वहां कॉमन है यदि कोई भी स्ट्रक्चर, तो आप उसमें लगा सकते हैं और डायरेक्ट बता सकते हैं। क्योंकि आपको तीसरा रूल, चौथा रूल, पांचवा सब कवर हो जाएगी इसमें। आ जाइए समझने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप रूल अपनाएं, क्लॉकवाइज रूल। व्हाट, क्लॉकवाइज रूल। क्या अपनाना है आपको, क्लॉकवाइज रूल। घड़ी की दिशा में आपको घूमना है। ओके, तो आप सभी को बेटा
कौन सा रूल नंबर 3 भी नहीं फॉलो करना है, रूल नंबर आगे आने वाले 4 भी नहीं करने हैं। आपको दिमाग लगाने हैं, कॉमन सेंस लगाने हैं। क्या लगाने हैं? वीएम क्लॉकवाइज रूल। ओके, क्या लगाने हैं? वीएम क्लॉकवाइज रूल। अंडरस्टैंड? ये जरूर नाम लिखते रहना जिससे आपको याद रहे। ओके, कि रूल जब भी कभी कुछ फेल हो या भूल जाओ तो जब भी, जैसे मैं बहुत सारे रूल्स बताऊंगा आपको वहां वीएम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कौन सा है? वीएम क्लॉकवाइज रूल। वीएम क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है? जो कॉमन नंबर है उससे क्लॉकवाइज घूम जाओ रिमेनिंग नंबर पे। जैसे 3 इस डाइस में 3 कॉमन है तो आप ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 3, 5 और 4 आया। अंडरस्टैंड? ऐसे इसमें भी रूल घूमो बेटा। कैसे? ऐसे घूमो तो 3, 6 और 2 आया। अंडरस्टैंड? अब इन दोनों को एक सामने सामने रखो, 3, 5, 4 एंड इधर रखो बेटा 3, 6, 2। इसको तो आपको चेक नहीं करना, आपको पता है इसके बारे में। अब देख बेटा, ये बताएगा 5 जो देखो 5, 6 जो ऊपर नीचे ये एक दूसरे का अपोजिट है, 4 और 2 भी एक दूसरे के अपोजिट है। वीएम क्लॉकवाइज रूल लगाओ, बाकी सारा रूल डिनाई कर दो। ओके, ये आप लिख सकते हो। जैसे आप बताओ बेटा ए है, अब देखो ये है तो आपको इतना रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको कट करो, आप लगाओ बेटा वीएम क्लॉकवाइज रूल। अंडरस्टैंड? आपको लगाना पड़ेगा वीएम क्लॉकवाइज रूल। ऐसे बेटा पूरे आपको यूपीएससी के चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चीजें हैं, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे आपको बताऊंगा वीएम रूल। जैसे यहाँ पे क्या है? वीएम क्लॉकवाइज रूल। ऐसे हर सब्जेक्ट हर जगह पे मैं आपको कुछ न कुछ चीजें बताते रहूंगा। जो बच्चे जान रहे हैं मेरे को, जो बच्चे पढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है। वो तो बोलते हैं अक्सर जब कुछ नहीं बनता तो हम वीएम क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं। बस ये है कि अभी हम यूट्यूब पे अभी अभी शुरू कर रखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला, बहुत सारे बच्चों का हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारी इश्यूज थे, इस वजह से हमने शुरू किया है। लेकिन आपको बस बताऊंगा बेटा कि जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक में आपको एक वीएम रूल दिया जाएगा। ओके, आप वीएम रूल फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। डन? चल आ जाओ बेटा, इसे नहीं फॉलो करना है, वीएम क्लॉकवाइज रूल लगाओ और आंसर पाओ। क्या है वीएम क्लॉकवाइज रूल? कॉमन उठा लो और कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज चलना। 1, 3, 5। अंडरस्टैंड? घड़ी की दिशा में आपको चलना है। यहां से चलो बेटा, क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज 1, कम ऑन, 1 फिर 2 फिर 4। अंडरस्टैंड? अब हमने बोला था इन दोनों को पास ले आओ। पास ले आओ बेटा, इस नंबर को भी इधर वाले को पास ले आओ। 1, 3, 5। देन 1 तो ये तो सेम है, 2 इज अपोजिट टू 3 एंड 4 इज अपोजिट टू 5। ये देख लो बेटा, आपके लिए आसान हो गया। आप बहुत आसानी से, हेंस द हिडन इज द 6 हुज द अपोजिट फेस नंबर इज 1। अब कहोगे सर यहाँ पर एक नंबर और मिसिंग है। कहोगे क्या सर? अगर देखो बेटा तो यहाँ पे एक नंबर आपके पास मिसिंग है। क्या? 6। वो किसके अपोजिट होगा? 1 के। उसकी बात मैं नहीं कर रहा भाई, 1 यहाँ नहीं आया ना यार। देखो ना यार, द कॉमन सेंस लगाओ ना। 2 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5 आ गया। अब 1 के अपोजिट क्या होगा? कॉमन सेंस है, एक ही तो बच रहा है। क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। बोल दो यार 6। ओके, तो 1 के अपोजिट अपने आप बताना पड़ेगा आपको ना, 6 आया। तो ये 1 के अपोजिट 6 आएगा। देयर देन अपोजिट फेसेस ऑफ 3 इज अपोजिट टू 2, ये अपने पास आ ही गया था। एंड जो नेक्स्ट है 4 इज अपोजिट टू, या फिर बोल सकते 5 इज अपोजिट टू 4। अंडरस्टैंड? बहुत इजी है, आप वीएम रूल लगाना सीख जाओ बस। ओके, अब इधर देखो, अब फिर एक 5वां रूल नहीं लगाना है। अप्लाई वीएम क्लॉकवाइज रूल। अंडरस्टैंड? अप्लाई वीएम क्लॉकवाइज रूल, गेट आंसर। 3 कॉमन है, एक ही कॉमन है, बाकी रिमेनिंग्स कॉमन नहीं है। अब हमें पूरे सबके अपोजिट का नंबर चाहिए मुझे, कि कौन किसके अपोजिट है, पूरा प्रेडिक्ट करना है। तो हम बता सकते हैं बेटा
एक्चुअली बताऊं तो जो फर्स्ट रूल आपको हमने बताया था ना, वो भी लगा सकते हो वीएम क्लॉकवाइज। वो तो हमने आपके लिए ऐसे जनरल बता दिया भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं लग जाए, वहां पे भी लगा सकते हो, लगा लेना आप, देख लेना आंसर आएगा। 3 1 क्लॉकवाइज घूमो, 3 3 1 2, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम बेटा, 3 ऐसे घूमो, 3 4 5, अंडरस्टैंड। इन दोनों को एक दूसरे से मिला दो। मिलाते कैसे, एक दूसरे के नीचे, इसको इसके नीचे लिख दो, 3 1 3 तो इसे बेटा 4 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 2 है, बचा कौन 6, मतलब 3 इज अपोजिट टू 6। और आपको बताऊं बेटा 3 के अपोजिट 6 आएगा, फर्स्ट रूल से भी बता सकते। कैसे, फर्स्ट रूल वाला बताओ ना यार बेटा, एडजेसेंट का रूल लगाओ, 3 इज एडजेसेंट टू 2 2, तो लेकिन आएगा नहीं। 3 इज एडजेसेंट टू 1, तो मतलब 1 भी अपोजिट नहीं आएगा। सिमिलरली 3 इज, इससे देखो बेटा इस डायग्राम से, 3 इज अपोजिट टू 4 एंड 3 इज द फेसिंग लेयर ऑफ 4 एंड 5, देन कवर्ड, इसके भी नहीं अपोजिट आएगी, इसके भी नहीं, तो बचा क्या 6। तो देखो बेटा यहां से भी तुम बता सकते हो, दिस इज द वीएम रूल। ओके, आपको ये अप्लाई करने आना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, आप बताओ मेरे को आंसर। ये रहा। अब हमने पूछा है कि सभी कौन किसके अपोजिट, आपको सारा डेटा लिखना है। 1 के अपोजिट कौन है बताना है, एंड आपको बताना है बेटा 4 के अपोजिट क्या है, एंड बता देना है 5 के अपोजिट क्या है। आपको ये बात बतानी है, अंडरस्टैंड। कौन, आप बताने की कोशिश करिए, सभी का अपोजिट आपको बताना। मैंने एक का अपोजिट नहीं पूछा, अपने बाडाई सिस्टम बेटा एक के अपोजिट आता वो तो और भी इजी है। बस आपको एक ही काम करना है, वीएम रूल लगाना है और आंसर पाना है। लगाते हैं, देखते हैं भाई क्या होता। देखो 1 कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है 4। यदि 4 इज कॉमन देन इसके लिए बनाओ बेटा 4, अगर क्लॉकवाइज चलाओगे तो कैसे चलोगे, ऐसे 4 6 1, इसमें भी 4 है, इसके लिए बनाओ बेटा 4, कैसे आओगे बेटा 4 5 3। यार अब यहां से तुरंत पता चल गया 6 के अपोजिट कौन है 5, या 5 के अपोजिट कौन है 6। गेट आंसर। 1 के अपोजिट कौन है 3 3, या 3 के अपोजिट कौन है 1, अंडरस्टैंड। अब 4 के अपोजिट क्या बचा मेरे भाई, 2 ही तो बच रहा है, बोलो ना यार, जो नहीं है वो बच रहा है, काम बच जाएगा, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपको सबके अपोजिट बतानी है कि कौन किसके अपोजिट आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या आएगा, और सी के अपोजिट क्या आएगा। ए बी सी डी आपको दिया गया है, इसके अपोजिट कौन आएगा ये आपको बताना है। सोचिए और बताइए, इसी बात आ जाइए देखते हैं। वो कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको यार। वीएम रूल किस लिए मिला है, देखो सी इज द कॉमन, उठाओ और इसी से चलो। देखो बेटा कोई नंबर में ही नहीं यार, सब जगह चलो। तो सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा ए, क्लॉकवाइज चलो। सी के बाद कौन आएगा बेटा एफ, एफ के बाद क्या आएगा डी, अंडरस्टैंड। देन ये तो कॉमन है, इसको छोड़ो। बी के अपोजिट कौन है एफ, आपका आंसर आ गया। ए के अपोजिट कौन है डी, आपका आंसर आ गया। तो बेटा सी के अपोजिट क्या होगा ई, ए बी सी डी। ओके अंडरस्टैंड, क्या आप बता पाओगे ई, अंडरस्टैंड। ये आप अपोजिट कौन किसके आएगा, आप खटाखट बता सकते हो मेरे भाई, खटाखट बता सकते हो। आपको बस खाली वीएम रूल अप्लाई करना है, यहां पर भी आप वीएम रूल अप्लाई करो, आप आंसर पा जाओगे। देखो ना यार, क्वेश्चन मार्क दे दिया, पूछा नहीं कि अपोजिट के, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। ओके ओके, देखिए भाई समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब आपको क्या बताऊं कितना इजी है। क्या बोला, आपको क्या बताऊं कितना इजी है, आप सोच नहीं सकते। उठाओ कॉमन और कॉमन, यार इसके चक्कर में क्यों हो, इसके चक्कर में क्यों। कॉमन
आप चलो, चल लिया। 5 3 1 किसके लिए लिखा? इस फर्स्ट वाले के लिए। सिमिलर इसके लिए चलो बेटा, 5 2 4। अब देखो, ध्यान से देखो, अब बोर्ड पर देखो, क्या मैं ये बात श्योर कर सकता हूं कि 4 के अपोजिट, ध्यान सुनना, 4 के अपोजिट कौन है? 1। कंफर्म? 4 के अपोजिट क्या है? 1। ये बात कंफर्म हो गई कि 4 के अपोजिट कौन है? 1। और अगर 4 के अपोजिट 1 है तो कभी बेटा फेसिंग लेयर पर नहीं आएगा, सामने नहीं आ सकता। तो यहां 4 के अपोजिट 1 नहीं आएगा, तो मतलब ए वाला ऑप्शन गया। 4 के, सॉरी अपोजिंग बोले, फेसिंग लेयर पर 1 नहीं आ सकता। 4 की फेसिंग लेयर पे यहां भी 1 नहीं आ सकता। 4 की फेसिंग लेयर 1 यहां पर भी नहीं आता। आंसर इतना इजी आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा। क्या आप ये बात कर पाओगे क्या? डन। ये आपको क्वेश्चन ऐसे करने हैं, आप सारे डाइस सिस्टम के क्वेश्चन लगा सकते हो आज। कोई भी बेटा तकलीफ नहीं, कोई भी फालतू गिरी का कोई भी रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिना रूल्स के आप सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा दावा है। आपको खाली वीएम रूल लगाना है। आप सीख जाओ इस लेक्चर में वीएम रूल, बस खत्म। पूरा ऐस करो, पूरा बेटा डाइस सिस्टम वाला ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।